पैराग्राफ राइटिंग शुरू करने के पहले जो मैं एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है वो मैं बता दूं। पहले हमने रिपोर्ट पढ़ा। ओके। मैंने रिपोर्ट का आंसर चेक किया। उसके बाद मैंने नोटिंग का आंसर चेक किया। अब प्रॉब्लम क्या फेस की, मैंने आंसर अपना खुद का भी आंसर लिखते वक्त जब तक मैं अपने आंसर नहीं लिखूंगी ना, मैं आपका चेक कर ही नहीं सकती, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी अपने इवैल्यूएशन को, राइट? तो मुझे अपने आंसर लिखने पड़ते हैं। फाइन। तो जब मैं आंसर लिख रही थी नोटिंग का, तब मुझे ना एक कंफ्यूजन क्या हुआ। मुझे लगा कि रिपोर्ट का फॉर्मेट और नोटिंग का फॉर्मेट ओवरलैप हो रहा है, मुझे फील हुआ। ओके। यस मैम। हाँ। तो मैंने निमोनिक तैयार करने की कोशिश की, और मैं बार बार आप लोगों को टास्क ग्रुप में मैसेज कर रही हूँ, मगर वो निमोनिक सही से बैठ नहीं रहा है। ओके। तो देखो, रिपोर्ट में आता है टाइटल, फिर आता है बैकग्राउंड, फिर ऑब्जर्वेशन, एक्शन नीडेड, एक्शन नीडेड नॉट एक्शन टेकन, दोनों में बहुत फर्क हो जाता है, और फिर रिकमेंडेशन, राइट? रिकमेंडेशन। फाइन। इंट्रोडक्शन ऑल्सो आर यू बिफोर श्योर? बैकग्राउंड। क्या? इंट्रोडक्शन। ठीक है ना? एक बार चेक कर लो कंक्लूजन। स्टूडेंट्स। मैं मेरा खुद ही ओवरलैप हो रहा है। सब्जेक्ट। कंक्लूजन भी तो आएगा ना मैम। अच्छा, मुझे बताओ भाई, रिपोर्ट में देख के बताओ। टाइटल, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड, ऑब्जर्वेशन। एक्शन टेकन, और ये क्या है? रिकमेंडेशन है? यस मैम, कंक्लूजन। डिक्लेरेशन। कंक्लूजन है? यस मैम, यस बस। मैम। अच्छा, सबमिटेड जब भी बाय। देखो, रिपोर्ट लिखो, नोटिंग लिखो, सबमिटेड, सबमिटेड बाय तो लिखना ही पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, तो मैंने उसको ऐड नहीं किया। अब नोटिंग में देखो, सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, फिर सबमिटेड फॉर अप्रूवल। ये सबमिटेड बाय तो हम नीचे ही जाएगा। ओके, सबमिटेड फॉर अप्रूवल, यही है ना? अच्छा, अब मैं इसका निमोनिक मैंने तैयार करने की कोशिश की थी। न्यू स्ट्रीट बार, शायद ऐसे। AR। ओ हाँ, देखो मैंने तैयार भी कर लिया, देखो कितना अच्छा किया है। न्यू स्ट्रीट बार्स। बार्स तो आप लोग को पता ही है ना, कहां पर है? ये न्यू स्ट्रीट में है। तो N फॉर नोटिंग, सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, एनालिसिस, रिकमेंडेशन, सबमिटेड फॉर अप्रूवल। तो नोटिंग का हो गया निमोनिक, न्यू स्ट्रीट बार्स। अब रिपोर्ट का देखते हैं। RTI, हाँ, मैं कोशिश तो कर ही रही थी। बैकग्राउंड, ऑब्जर्वेशन, एक्शन, रिकमेंडेशन, और सी। ये सी गड़बड़ कर दिया, वरना डी होता ना ज्यादा अच्छा होता, बोर्ड हो जाता, RTI बोर्ड। कितना अच्छा है। मगर चलो ठीक है, ये भी अच्छा हो गया। मगर RTI, हाँ, RTI तो पता ही है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब बस इतना याद रखना, बोर्ड नहीं है, बोर्क है। ओके। याद रखोगे ना? अरे बड़ा अच्छा से याद होगा, मेरे को तो अब जिंदगी भर याद रहेगा, न्यू स्ट्रीट बार्स और RTI बोर्क। याद रहेगा ना आप लोगों को? चलो, यस अब मैम। इस निमोनी को लिख लो। अब मैं मैसेज नहीं करूंगी, मैं मैसेज लिख रही हूँ फिर डिलीट कर रही हूँ, फिर लिख रही हूँ फिर डिलीट कर रही हूँ। मैंने कहा हटाओ, बाद में करूंगी। चलो, अब हम लोग पैराग्राफ पे आते हैं। स्टूडेंट्स, देखिए 2011 में आप लोगों का 14 साल पहले जो एग्जाम हुआ था, उसमें आप लोगों का ऐसे लिखा हुआ था, राइट अ पैराग्राफ। कहाँ गया 2011? 19, 23, 14, 22, ये रहा। आप लोगों का लिखा हुआ था इंस्ट्रक्शन पढ़ना। इंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है। राइट अ पैराग्राफ, इंस्ट्रक्शन में अ पैराग्राफ लिखा है। तो अगर अ पैराग्राफ लिखा है, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पैराग्राफ चेंज आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अ पैराग्राफ लिखा है। आपको एक ही पैराग्राफ में लिखना है। 200 वर्ड्स, 14 साल पहले 200 वर्ड्स पूछा, तो मुझे नहीं लगता है ऐसे का ये लोग, पैराग्राफ का ये लोग 200 का 250 भी करेंगे, मुझे नहीं लग रहा है, मगर देखते हैं। 200 वर्ड्स यानी एक ही पैराग्राफ बनाना है, और उसमें 200 वर्ड्स लिखना है। अंडरस्टूड? डू नॉट चेंज अ पैरा, क्योंकि पैराग्राफ अ पैराग्राफ लिखा हुआ है।
अब कैसे लिखना है, देखिए ये एक ऐसी चीज है जो आप लोग बचपन से लिखते आ रहे हो, हालांकि आप लोगों को कभी पढ़ाया नहीं गया है, ये फैक्ट है। जो भी सीबीएसई स्कूल में पढ़ा हुआ है, मैं भी उसी की प्रोडक्ट हूँ। कभी हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया कि निबंध कैसे लिखते हैं, ऐसे कैसे लिखते हैं, बस दे दिया और हम लिखते आ रहे हैं। ग्रेजुएशन में भी लिखा, 10th 12th सब जगह लिख रहे हैं। मतलब क्या बोलूं, बचपन से लिख रहे हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग कुछ चीजें ऐसी बात करेंगे और फिर सीधे हम क्वेश्चंस पे आएंगे कि क्वेश्चंस को कैसे हम लोग को एड्रेस करना है, राइट? तो चलिए, सबसे पहली चीज, जब भी आपका एस्से या पैराग्राफ, एस्से बोले तो बहुत पैराग्राफ्स हो जाते हैं, मगर पैराग्राफ में एक ही पैराग्राफ, पंचुएशन मिस्टेक मत करना। अगर आप लोग पंचुएशन मिस्टेक करते हो तो ये ना खराब इंप्रेशन जाता है। जहां फुल स्टॉप, मतलब एक तो ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, फुल स्टॉप देने की और कैपिटल लेटर की। आपको पता है जहां पे आप फुल स्टॉप नहीं दोगे, सपोज ये जो फुल स्टॉप दिख रहा है ना, ये फुल स्टॉप अगर यहाँ पे नहीं होगा ना, तो एग्जामिनर ऐसे पढ़ेगा, ये ट्राई टू फ्रेम स्मॉल एंड डिवॉइड ऑफ कंजंक्ट्स इफ कैंडिडेट ट्राई फ्रेमिंग। पता है नहीं समझ में आता है। फुल स्टॉप होने से पता है क्या होता है, कि एग्जामिनर जो है वो उसको टाइम मिलता है पॉज लेने का। जब वो पॉज लेता है, उसी समय पहले वाला जो लाइन है, उसके उसमें जो कंटेंट है उसके दिमाग में प्रोसेसिंग चलती है उस कंटेंट की। फिर उस पॉज में वो आगे बढ़ने के लिए इसे कनेक्ट कर पाता है। मगर लाइन चलता ही गया, सेंटेंस चलता ही गया एक लंबी ट्रेन की जगह, उसको टाइम ही नहीं मिलेगा पॉज लेने का। और उसको पूरा सेंटेंस में कुछ नहीं समझ में आने वाला, क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती है। और मैंने आप लोगों को लंबे सेंटेंसेस दिखाए हुए हैं। तो लंबे सेंटेंसेस स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्रेम नहीं करना, ये याद रखना। कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम आप लोगों में कम है, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो ना उसमें कम है। वरना तो मैंने देखा, यूपीएससी में भी देखा है, यूपीएससी के कैंडिडेट इंडिया ऐसे लिखते हैं, अपना नाम तो बड़ा कैपिटल में लिखेंगे और इंडिया को ना स्मॉल में कर देंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो ये चीज गलत गलत मत करना। स्पेलिंग एरर्स आप लोगों में उतना नहीं है, स्पेलिंग एरर्स इनफैक्ट है ही नहीं। ग्रामेटिकल एरर अवॉइड, मगर फिर भी होता है तो ठीक है, मगर उस ग्रामेटिकल एरर में भी मैंने आप लोगों को कुछ चीजें जो है बताई हैं। जैसे जैसे मैंने बताया है, सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, सब्जेक्ट अगर प्रेजेंट है तो वर्ब भी प्रेजेंट है, सब्जेक्ट अगर पास्ट है तो वर्ब भी पास्ट है। बहुत सिंपल सा ग्रामर मैंने बताया है और शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से बताया। अभी किसी एक स्टूडेंट ने सेंटेंस लिखा था, पीपल पीपल कीप्स, ये गड़बड़ हो गया ना, पीपल प्लूरल है तो कीप्स नहीं होगा, क्योंकि कीप्स जिस वर्ब में लास्ट में एस लग जाता है वो सिंगुलर है। इज सिंगुलर, वॉज सिंगुलर, हैज सिंगुलर, डज सिंगुलर, प्लेज सिंगुलर, कीप्स सिंगुलर। जब पीपल प्लूरल है तो एस हटा दो, एस हटा दो, प्लूरल एस लगा दो, सिंगुलर। अंडरस्टूड? तो ये बेसिक चीज है, ये आपको ना काम आएगा जब सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाता है ना, उसमें काम आएगा। अब एस पैराग्राफ जब लिख रहे हो ना स्टूडेंट्स, उसमें अगर आप ये सब ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो ना, उतना मैटर नहीं करता है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। ओके, अगर आपके सेंटेंस में क्लैरिटी है तो आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक से मार्क्स नहीं कटेंगे। मगर यदि आरसी में आपका सेंटेंस फ्रेम करने के लिए आता है और उसमें आप गलत करते हो, ये सिंगुलर प्लूरल फुल स्टॉप की मिस्टेक, क्वेश्चन मार्क की मिस्टेक, कैपिटल लेटर की मिस्टेक, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, देखिए पूरे पैराग्राफ में कहीं पे आई और यू नहीं लिखोगे, कहीं पे भी नहीं लिखोगे। ओके, आई का मतलब खुद आप, तो आप कहां से आ जाओगे पैराग्राफ में, यू का मतलब एग्जामिनर, वो कहां से आ जाएगा। ओके, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है, वर्ड लिमिट एक्सीड मत करना। अब एक्सीड का मतलब क्या है, 10 वर्ड ऊपर नीचे कर लो। देखो एक्सीड करोगे ना तो आपको भी नुकसान है, दोनों आप ही को नुकसान है इनफैक्ट। मतलब अगर 200 वर्ड्स का लिखना है, आपने उसको 250 वर्ड्स में लिख दिया, अब एग्जामिनर का तो आपने वर्कलोड बढ़ा दिया, मगर वो अपना वर्कलोड नहीं बढ़ाएगा, आपने बढ़ाया मगर वो नहीं बढ़ाएगा अपना वर्कलोड। उसको पता है कि उसको 210 वर्ड, 215 वर्ड्स तक पढ़ने हैं, अब 250 वो पढ़ेगा नहीं। और फिर ये भी बोलेगा, नहीं बोलेगा मगर सोचेगा जरूर, अरे ये मेरा वर्कलोड बढ़ा रहा है, चलो इसका मार्क्स ही काटता हूं मैं, और बढ़ा वर्कलोड, मैं क्यों पढ़ूं, मतलब एक्स्ट्रा 40 वर्ड्स मैं क्यों पढूं। ओके,
डायरेक्ट रहना, अपने अप्रोच में अपने ओपिनियन में क्लैरिटी रहेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको 200 वर्ड्स में लिखने से 210 ही ले लो। स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम क्या है पता है? उनको लगता है कि मुझे जितना आता है ना मैं सारा इंक्लूड कर दूं। मतलब वो फिर पता है क्या लगता है, जंगल ही लगता है। मतलब वो पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं लगेगा, वो जंगल लगेगा। ऐसी झाड़ियां उगी हुई है जगह जगह। इसलिए कभी भी एक काम मत करना, डू नॉट ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग दैट यू नो, ये नहीं मत करना। आप सिर्फ वही चीज इंक्लूड करो जो रेलिवेंट है टॉपिक का। और दूसरा, आप अपने आप को सीमा में बांधो। देखो, एग्जामिनर याद रखना, क्वेश्चन सेटर्स जो है ना वो आपको सीमा में बांधता है। कैसे सीमा में बांधता है? क्वेश्चन को देकर सीमा में बांध रहा है, दूसरा वर्ड लिमिट देकर आपको सीमा में बांध रहा है। तो दोनों को रिस्पेक्ट करो। दोनों को रिस्पेक्ट करोगे तो एग्जामिनर भी आपको रिस्पेक्ट करके आपको मार्क्स दे देगा, आपके आंसर स्क्रिप्ट को रिस्पेक्ट करेगा। ये चीज ध्यान रखना। आपको तो नहीं, मगर आपके आंसर स्क्रिप्ट को डिसऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए, स्कैटर्ड नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ में, ऐसे हो या पैराग्राफ, हर इंफॉर्मेशन है ना एक दूसरे से लिंक्ड होना चाहिए। अगर लिंक नहीं होगा ना तो वो एकदम स्कैटर्ड लगेगा, बिखरा हुआ कंटेंट लगेगा। तो बिखरा हुआ कंटेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको ये सब सपोर्टिंग वर्ड्स यूज करना चाहिए, बिसाइड, सिमिलरली, अलोंग विथ इट्स, इन द सेम वन। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड के लिए ऑल दो बट डिस्पाइट, ये सब यूज कर सकते हो। रेपिटेशन से बचना, ऐसे ही 200 वर्ड्स लिखना है, इतना कम, और ऊपर से उसमें भी आप रिपीट करो तो कहाँ जाओगे? टॉपिक से डिवेट मत होना। ओके, तो ये सब आपका टेस्ट किया जाता है। अब सपोज आपने बहुत अच्छा कंटेंट दिया मगर उसको ऑर्गेनाइज वे में नहीं लिखा, तो वो कंटेंट एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा। वो, उसका रेलिवेंस ही नहीं पता चलेगा जब तक आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, सबसे पहली चीज, आपको चॉइस मिलता है। आपको टॉपिक को केयरफुली चूज करना है। मुझे ऐसे स्टूडेंट का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ। उसने सीएपीएफ दिया था जिसमें 6 क्वेश्चंस आते हैं एसए के, 300 वर्ड्स में लिखना होता है। वो एक क्वेश्चन चूज किया, उसको लिखते लिखते मिड वे उसको समझ में आया ये क्वेश्चन उसने गलत चूज कर लिया, उसको ये नहीं चूज करना चाहिए था। मगर टाइम तो जा चुका है ना, ये काम मत करना। टॉपिक को केयरफुली चूज करना। अब केयरफुली चूज करने के लिए क्या करना है? देखिए, मैं टॉपिक में जा रही हूँ, ये कौन सा पेज है? हम्म। आपको टॉपिक में अच्छे से जाना है। सपोज ये वाला क्वेश्चन है आपका, लाइफ इन अ बिग सिटी, प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, करप्शन, ये गलत है, टाइपिंग मिस्टेक, करप्शन इन पब्लिक प्लेसेस, स्ट्रीट बेगर्स एंड रोड एक्सीडेंट। आपको इसमें 200 वर्ड्स में लिखना है। अब आपको इसमें टॉपिक चूज करना है। अगर आप इसको मतलब सिर्फ सुपरफिशियली देखोगे, सरफेस लेवल में देखोगे, तो आपको सबके बारे में पता है। हाँ, रोड एक्सीडेंट भी पता है, स्ट्रीट बेगर भी पता है, करप्शन भी पता है, प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस भी पता है, लाइफ इन अ बिग सिटी बहुत नॉर्मल सा है। ओके, मगर इसमें भी आपको चूज करना है, तो कैसे चूज करोगे? कोई आप लोग आइडिया दो, कैसे चूज करोगे? क्या सोच के चूज करते हो कि मुझे ये चूज करना है? एनीबॉडी? अब देखिए, अगर सपोज मुझे ही चूज करना है इसमें, ओके, मुझे ही चूज करना है, तो मैं क्या चूज करूंगी? सबसे पहले अगर मैं इसको चूज करती हूँ, द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस, तो मेरे पास राइजिंग प्राइसेस का डेटा होना चाहिए। तो मैं पहले सोचूंगी क्या मेरे पास डेटा है? ठीक है। अगर मुझे करप्शन इन पब्लिक प्लेसेस चूज करना है, तो सबसे पहले मैं सोचूंगी पब्लिक प्लेसेस का मतलब क्या है। करप्शन तो आई नो, मगर पब्लिक प्लेसेस का मतलब क्या है? कोई बता सकता है पब्लिक प्लेसेस का मतलब क्या है इसमें? एनीबडी? गवर्नमेंट ऑफिसेस। गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो अब करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस में, अब मुझे 3-4 तरीके के करप्शंस के बारे में मुझे आना चाहिए। मतलब कि 3-4 तरीके के करप्शंस होते हैं, किसी को पता है कौन कौन से तरह के करप्शंस होते हैं? मैम, मनी मटेरियल करप्शन, मॉरल करप्शन, ओके, दो ही याद है। मटेरियल, मॉरल, मॉरल,
और इनएबिलिटी टू डू योर वर्क इज आल्सो ए करप्शन। अच्छा, मतलब अगर, हम किसी हाँ, काम को करने। अगर हम करप्शन में इस तरह से ले ले, एक करप्शन होता है ब्राइबरी का, जिसको मटेरियल करप्शन बोल सकते हैं। ओके। उसमें क्या होता है, हम फेवर देते हैं, जो भी हमें पैसा देगा हम उसको फेवर, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हें फेवर करूंगा। ओके। दूसरा एक तरीके का करप्शन होता है एम्बेजलमेंट का, मिस अप्रोप्रिएशन का। तो पब्लिक फंड्स को डाइवर्ट कर देते हैं अपनी तरफ। मानते हो या नहीं? मिस अप्रोप्रिएशन। और तीसरा है पॉलिसी का मैनिपुलेशन होता है, जो अपने पर्सनल प्राइवेट इंटरेस्ट को सूट करे। पॉलिसी का मैनिपुलेशन। ये बेसिकली तीन तरीके का करप्शन होता है। ये सारा आपका वैसे मटेरियल में आ जाएगा। तो अगर मुझे ये तीन तरीके करप्शन उस समय मुझे क्लिक कर गया, तो मैं इसको, अगर क्लिक करता है तो मैं इसको अटेम्प्ट जरूर से करूंगी। फाइन। अब रही बात स्ट्रीट बेगर्स की, इसको कैसे चूज करेंगे? अब स्ट्रीट बेगर्स के बारे में एक डिबेट आया था कि बेगिंग को क्राइम कर दें, क्राइम घोषित कर देते हैं बेगिंग को, इट इज अ क्राइम। ओके। ये वाला एक डिबेट है। अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पता है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, बहुत पहले की बात है, मुंबई ने शायद कुछ लॉ पास किया था, मुंबई हाई कोर्ट ने, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है। बेगिंग को क्राइम, क्राइम घोषित करने का। ओके। तो अगर मुझे कुछ याद है इसके बारे में तो ठीक है, वरना नहीं भी है तो मुझे इसके बारे में और भी कुछ पता है। जैसे कि बताओ, क्या क्या पता है? जैसे बेगिंग का कॉज, आई नो दिस। आप लोगों को भी पता है ना बेगिंग का कॉज? यस और नो? स्टूडेंट्स, आप लोगों को बेगिंग का यस सर। कॉज नहीं पता क्या? यस यस मैम, सर। यस। हाँ, चलो एक एक करके बताओ। पॉवर्टी। पॉवर्टी। और? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। करेक्ट, मैं यही इंटरेस्ट। सोच रही थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 200 वर्ड्स में आप लोग इससे ज्यादा लिख भी नहीं सकते हो, नहीं लिख पाओगे। ओके। अच्छा, ये कॉज हो गया। अच्छा, अब इसमें इफेक्ट क्या है? ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन। वेरी नाइस। ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और? चाइल्ड अब्यूज। वेरी नाइस। तीसरा डेमोग्राफिक लॉस, डेमोग्राफी को हम लूज कर रहे हैं, यस है ना? मैम। वो कोई प्रोडक्टिव वर्क तो हो नहीं रहा है ना, अपना हाथ पैर तो यूज नहीं कर, जो हाथ पैर यूज कर उसका हाथ पैर भी काट देते हैं, चाइल्ड अब्यूज। राइट। अंधे नहीं है उसको अंधा कर देते। ये एक प्रॉपर नक्सेस है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और जो है ना, जो बच्चों को स्ट्रीट तक लेकर आता है, अब इसमें भी स्ट्रीट बेगर्स है। ओके। तो बच्चों को स्ट्रीट तक लेकर आना, उनके उनको अंधा कर देना, ये सब जो चीजें कॉमन लोगों को भी पता है, तो मैं इसको अटेम्प्ट कर सकती हूँ। मेरे लिए ज्यादा आसान होगा, इसमें ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं है। एक जनरल नॉलेज की जरूरत है जिसको मैं 200 वर्ड्स में कर सकती हूँ। करप्शन इन पब्लिक प्लेसेस में ये भी मैं कर सकती हूँ, मगर इसमें भी थोड़ा सा नॉलेज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मगर इसमें नहीं है। अगर मैं एज ए स्टूडेंट फील करूँ तो स्ट्रीट बेगर्स पर मैं कर सकती हूँ। ठीक है। और इसका सोल्यूशन भी मिल ही जाएगा, लिखते लिखते अपने आप स्ट्राइक कर जाता है। ओके। अब रोड एक्सीडेंट। अब स्टूडेंट, एक चीज मैं बता दूं, जो टॉपिक बहुत इजी लगता है और आपको लगता है कि इस पे आप बहुत लिख सकते हो, तो याद रखना बाकी कैंडिडेट को भी उतना ही इजी लग रहा होगा। रोड एक्सीडेंट बहुत इजी लग रहा होगा, मगर फिर जो इजी टॉपिक है ना, उसको डील भी आपको बहुत ज्यादा क्लेवरली करना पड़ेगा, ताकि वो ज्यादा इंप्रेसिव लगे, थोड़ा अलग दिखे। तो सिंपली ये रोड एक्सीडेंट है ना, इजी है मगर डिफिकल्ट टू डील विथ। रोड एक्सीडेंट का कॉज, ठीक है। और फिर रोड एक्सीडेंट का कॉज तो बोल दिया, मगर इसका क्या इफेक्ट क्या होता है, ये भी आपको बताना है। और भी बहुत, मगर इसको इसको मैं इसको नहीं चूज करती, मैं स्ट्रीट बेगर्स चूज करती। अब लाइफ इन अ बिग सिटी, इसको भी मैं शायद चूज कर सकती हूँ। हाँ, चलिए, लाइफ इन अ बिग सिटी कितना सिंपल सा है।
कैसे होती है मैम लाइफ बिग सिटी में? मैम दो एक्सपेक्ट दे देंगे, एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट दे देंगे, फिर कुछ पॉइंट नेगेटिव पे लिख देंगे। करेक्ट। एक पॉजिटिव दे दो, एक नेगेटिव दे दो। नेगेटिव में हेल्थ तो है ही, है ना? यस, हेल्थ है, आइसोलेशन। आइसोलेशन है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस है, ये नेगेटिव आ गया। ये वाला भी आइटम हो सकता है। पॉजिटिव में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, सोशल मोबिलिटी है। सोशल मोबिलिटी है। ये वाला भी आप लोग इसको ले सकते हैं, इसमें कोई डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ नहीं। ओके, ठीक है। ये आप लोगों को चूज, बहुत आपको ये देखना है कि कितना आसानी से आप इसमें डेटा लेकर आ सकते हो और डील कर सकते हो। ओके, अच्छा, अब हम आते हैं मेक अ ड्राफ्ट। तो अभी देखो मैंने ड्राफ्ट बनाया ना यहाँ पर, ये ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पूरा लिखना है, फुट नोट्स। और जहां पे भी फुट नोट्स जिस भी पेज में बनाया है, उसको ऐसे करके स्ट्राइक ऑफ करना है इस तरह से। फाइन। तो आपको ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन कैसे देना है, अब देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? जब हम ऐसे शुरू करते हैं लिखना, पैराग्राफ ऐसे कुछ भी शुरू करते हैं, तो सबसे शुरुआत जो होती है ना, इनिशियल प्रॉब्लम, शुरुआत कैसे करें, ये वाली प्रॉब्लम होती है। ऐसे केस में क्या करना कि हमेशा अपने टॉपिक को ब्रेक करना है। जो टॉपिक आएगा ना, क्वेश्चन, उसको ब्रेक कर देना, संधि विच्छेद, डायसेक्ट कर देना। सपोज क्वेश्चन है आपका चाइल्ड लेबर पर, तो मैंने इसका संधि विच्छेद कर दिया, एक चाइल्ड और एक लेबर अलग। ओके, देखो, आप जब भी आपका पैराग्राफ, जिस भी क्वेश्चन आपका आए ना, उस कभी उस टोटल क्वेश्चन से मत शुरू करना। जैसे कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखो, क्वेश्चन है लाइफ इन अ बिग सिटी। लाइफ इन अ बिग सिटी इज अ बिट chaotic। अगर मैं लिखूं तो ऐसे ही लिखूंगी, chaotic। हाँ, तो ये गलत है, ये गलत अप्रोच है लिखने का। आपने क्या किया, पैराग्राफ को टोटलिटी में ही अपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस कर दिया इन द वेरी फर्स्ट लाइन। कभी भी मत करना। पता है पैराग्राफ या ऐसे की ब्यूटी कहाँ होती है और कब होती है? जब आपका ऐसे के कंटेंट जो है, या पैराग्राफ का कंटेंट है, लाइन बाय लाइन ग्रेजुअली आपके पैराग्राफ क्वेश्चन को अनफोल्ड कर रहा है, धीरे धीरे, एकदम एब्रप्टली सडनली अनफोल्ड अगर कर रहा है। लाइफ इन अ बिग, द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग प्राइसेस अराइज फ्रॉम, खत्म। मतलब फिर तो आप जीएस के क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू कर दिए। ओके, जैसे स्ट्रीट बेगर्स है, तो स्ट्रीट बेगर से नहीं शुरू करोगे, आप सोसाइटी से शुरू कर दो, आप स्ट्रीट से शुरू कर दो। स्ट्रीट से शुरू कर सकते हैं, है ना? स्ट्रीट्स ऑफ सिटीज, है ना? सिटीज के स्ट्रीट के बारे में आप लिख सकते हो कि सुंदर होता है, ब्यूटीफुल होता है। मगर फिर जहां पे बेगर दिख जाते हैं, तो फिर वो गॉट इट, इट्स लाइक ग्रे शेड्स। फाइन, उसको ब्लैक तो कर नहीं सकते ना, बेगर को, ह्यूमन बीइंग है, तो ग्रे शेड्स बोल सकते हैं। फाइन। तो रोड एक्सीडेंट है तो रोड से शुरू करो, ट्रैफिक पुलिस से भी शुरू कर सकते हो, या पुलिस से भी शुरू कर सकते हो, मगर रोड एक्सीडेंट से नहीं शुरू करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, संधि विच्छेद करना है टॉपिक का। चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड से शुरू करो, कोशिश करो पॉजिटिव से शुरू करो। ओके, पॉजिटिव यानी ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट से शुरू करो। जैसे, चिल्ड्रन आर द प्राइसलेस गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड दे होल्ड द प्रॉमिस ऑफ इंडिया। सिंस 200 वर्ड्स है, तो इसको ना ड्रैग नहीं करना है, फिर धीरे धीरे लेबर तक आ जाओ। जैसे, द टॉपिक आईटी इन बैंकिंग सेक्टर कैन हैव द इंट्रोडक्शन ऑन बैंक, बैंक से शुरू कर दो। ओके, अंडरस्टूड। तो हम लोग इस पर हम लोग थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, मगर अभी फिलहाल, अच्छा, मीनिंग। अब क्या करना है, जैसे आपने चाइल्ड लेबर में चाइल्ड से शुरू किया, उसके बाद क्या करना है आपको, इन द सेकेंड लाइन और द थर्ड लाइन आप स्टैब्लिश करो चाइल्ड और लेबर के बीच का रिलेशनशिप।
तब तो ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाओगे। चाइल्ड अलग बोल रहे हो, लेबर अलग, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर चाइल्ड और लेबर के बीच में आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करना है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझे हिस्ट्री सब कुछ पता है स्टूडेंट्स, आपको जो पैराग्राफ लिखना है सब में ना टच एंड गो वाला टाइप का लिखना, क्योंकि आपका 200 वर्ड्स में लिखना है। आपको चाइल्ड लेबर का कॉज भी लिखना पड़ेगा, उसका इफेक्ट भी लिखना पड़ेगा। फाइन। तो टच एंड गो वाला, ये नहीं कि एक ही पॉइंट को लेकर उसको ड्रैग करे, वो काम मत करना। अब सपोज हिस्ट्री, अगर आपको लगता है इसमें हिस्ट्री देना जरूरी तो दो, वरना मत दो। फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दो। एडवांटेजेस आपको जो भी फील हो रहा है, एडवांटेजेस है, नेगेटिव इफेक्ट्स है, कॉजेस है, जो है वो दे दो। सोल्यूशन देना जरूरी है। यानी आपका कंक्लूजन होगा 2 लाइन का। सपोज उससे ज्यादा का क्या कंक्लूजन लिखोगे 200 वर्ड्स में? 2 लाइन का कंक्लू, इसके पहले जो वाला जो लाइन होगा ना वो सोल्यूशन वाला होगा। ओके। अब देखिए, ये सब मैंने लिखा है। और कुछ ऐसे जो है वो बहुत पुराने हैं। मतलब समझ लो 2016 के, 2018 के। मगर ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि कैसे लिखा जाता है। सपोज ई वेस्ट मैनेजमेंट है। फाइन। तो अब मैंने क्या किया, मुझे पता है, देखिए आपको पता होना चाहिए कि इस एस्से में मुझे मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है, कि ई वेस्ट को मैनेज कैसे करना चाहिए। फाइन। तो मुझे अगर ई वेस्ट को कैसे मैनेज करना चाहिए वो बात करनी है, तो मुझे ये भी बात करनी पड़ेगी कि ई वेस्ट को मिस मैनेज किया जा रहा है, इसीलिए उसकी मैनेजमेंट की जरूरत है, और इसी की वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फाइन। तो मैंने इसका संधि विच्छेद कर दिया, डायसेक्ट। और मैं ई वेस्ट पे, मैं मैनेजमेंट पे नहीं आऊंगी। मैं मैनेजमेंट पे आ जाऊंगी तो फिर मुझे ई वेस्ट पे भी आना पड़ेगा, राइट? तो फिर तो पूरा ऐसे क्वेश्चन या पैराग्राफ क्वेश्चन पूरा एक्सपोज हो गया ना इन द वेरी फर्स्ट लाइन। इसलिए मैं मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करूंगी, मैं ई वेस्ट के बारे में बात करूंगी। In today's globalized world, the consumer market for electronic products is expanding continuously. मैं अभी भी ई वेस्ट पे नहीं आई हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने पैराग्राफ क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अनफोल्ड करना है, एकदम एब्रप्टली नहीं। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में आई, फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का डिमांड हो गया, जिससे क्या हुआ, जो लाइफ स्पैन है प्रोडक्ट का वो गिर गया, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप इंक्रीज होने लग गया, बढ़ने लग गया। और ये जो वेस्ट है, अब मैं आई हूं ई वेस्ट पे, यानी 2-3 लाइन बाद। ओके। वेरी कॉम्प्लेक्स नॉन बायोड, अब ये कैसा होता है ई वेस्ट, उसके बारे में बताया, टॉक्सिक होता है। ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड इससे बनता है। ये अगर आप नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, क्रोमियम, ये सबसे बनता है। ठीक है। जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों मैनेजमेंट की जरूरत है? क्योंकि इट पोजेस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क, और इसका हजार्ड और भी एक्यूट हो जाएगा अगर इसका इनकरेक्ट डिस्पोजल हो या इनअप्रोप्रिएट रिसाइकलिंग टेक्निक हो। यहां तक मैंने ई वेस्ट मिस मैनेजमेंट के बारे में बताया। अभी भी वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आगे चल रहा है। तो हैंडफुल ऑफ कंपनीज ऑन ऑर्गेनाइज सेक्टर दैट आर इंगेज इन डिस्पोजल ऑफ, बहुत कम कंपनीज है जो इंगेज है ई वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। और जो बाकी जितने, ओनली 5%, और जो 95% है वो क्या है, वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, जो विच ऑपरेट विदाउट एनी लाइसेंस and use unscientific method to treat the waste. They extract useful component and dump the remaining stuff unscientifically. These activities are carried out without any protective wear in the absence, अभी भी मिसमैनेजमेंट के बारे में बात हो रही है, इस ऐसे में प्रॉब्लम है, ये भी मैं बता दूं। In the absence of suitable process and protective measure, recycling e-waste results in toxic emission to air, water, soil, poses a serious environmental and health hazard. The center has formulated e-waste handling rules 2016. More recently, ये वाला मैंने 2016 में ऐसे बनाया था, क्योंकि इसी समय आया था, तब ये वाला ऐसे मैंने इसको लिखा था। ये बहुत पुराना डेटा हो गया। एंड मोर रिसेंट इन मार्च 2018, विद दिस रूल कमिंग इनटू फोर्स, वी एक्सपेक्ट द एंटायर ई वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। ओके। अब देखो प्रॉब्लम क्या है इस एस्से में। यहां पर मैं मैनेजमेंट के बारे में बात कर रही हूं। ओके। मैनेजमेंट, ये एस्से बहुत बढ़िया है, मगर प्रॉब्लम क्या है इस एस्से में, कि
मैनेजमेंट पे मुझे बहुत बात करनी चाहिए थी, यानी इसका मतलब क्या है, मुझे सोल्यूशन पे बहुत बात करनी चाहिए थी। ये मेरा वन ऑफ द ओल्डेस्ट एसेज है जो मैंने लिखा है। तो इसमें प्रॉब्लम है। अब मुझे सोल्यूशन पे ज्यादा बात करनी थी, मगर प्रॉब्लम क्या किया मैंने, पूरा यहां से लेकर यहां तक मैंने सिर्फ मिस मैनेजमेंट के बारे में बात किया। जबकि मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे 200 वर्ड्स है ना, 228 वर्ड्स है, तो 100 वर्ड्स मुझे मिस मैनेजमेंट के बारे में बात करनी, रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आई शुड हैव टॉक्ड अबाउट द सोल्यूशन, यानी कैसे मैनेज करना चाहिए। मतलब मुझे अच्छा खासा वर्ड्स को डिवोट करना चाहिए था सोल्यूशन पे, मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट पे। अंडरस्टूड। तब अगर ऐसा होता तो ये कंटेंट अच्छा खासा इस ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पाता, मगर नहीं कर पा रहा है। अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए था, जैसे ये इसको मैंने बहुत ज्यादा इसको ले लिया है ना, ये है लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, क्रोमियम, ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा लिखते हैं कि ये ऑर्गेनिक, सॉरी, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, टॉक्सिक है, कॉम्प्लेक्स है। इसको लिखने की हमें जरूरत नहीं थी। इस ये वर्ड्स हमारा अननेसेसरी कंज्यूम कर रहा है। ओके, कंज्यूम कर रहा है। फिर मैं यहां से शुरू करूं, द हैजार्ड्स क्यों एक्यूट क्यों है, ये सारी चीजें बता दूं। ओके। और कम से कम 100 वर्ड्स सोल्यूशन पे दूं, तब जाके ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर अच्छा खासा हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट देखिए, आप लोग इसको, मैं आप लोग को टाइम दे रही हूँ। ओके। आप लोग इसको पढ़ो और आप लोग इसका एनालिसिस करो। जब आप लोग एनालिसिस करोगे ना किसी भी ऐसे का, तो आप लोग को खुद भी पता चलेगा कि मुझे कैसे लिखना चाहिए। ओके, मैं वीडियो को पॉज कर रही हूँ। क्वेश्चन है, अर्बन फ्लड इज बिकमिंग मोर कॉमन। ओके। अब मैं वो बता दूं, इसको मैंने शुरू किया सिटी से, मैं अर्बन फ्लड से नहीं शुरू कर सकती हूँ। मैं अर्बन फ्लड में सिर्फ अर्बन लिया मैंने, अर्बन मतलब सिटीज। तो सिटीज का मैंने पॉजिटिव पॉइंट बता दिया, मगर साथ में मैंने बताया बहुत सा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, उसमें एक अर्बन फ्लड है। तो अर्बन फ्लड धीरे से आया, अचानक से नहीं आया और शुरुआत में नहीं आया। फिर मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई विटनेसिंग अ सीरीज ऑफ डिजास्ट्रस अर्बन फ्लड। तो मैंने यहां पर ये बताकर बता दिया बिकमिंग मोर कॉमन, मोर कॉमन यहां पर आ गया। ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या होता है, सिविक एनिमिटीज, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी, स्प्रेड ऑफ डिजीज। फिर इसकी वजह से यानी इफेक्ट, फिर मैंने यहां पर कॉज बता दिया, मेजरली द रिजल्ट ऑफ सम, हाँ इसका कॉज, अर्बन डेवलपमेंटल फ्लॉज। अब उसमें से डेवलपमेंटल फ्लॉ क्या है, पहला इंक्रोचमेंट है। ठीक है, सेकेंडली, फिर सेकेंडली के बाद, अब यहां से हमारा सोल्यूशन शुरू होता है। ये रहा। ओके। अब मुझे बताओ कि ये ऐसे में अगर आपको, या पैराग्राफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो क्या प्रॉब्लम लग रही है, या आपको सही लग रहा है तो क्या सही लग रहा है। मैम आपने इम्पैक्ट एक ही लाइन में दे दिए, हम्म। ठीक है। तो इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं। इलाबरेट कर सकते हैं, राइट। ठीक है। मैम हम्म। मैम इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इसमें ना हर सेंटेंस बहुत मतलब कनेक्टेड है मैम। मतलब मुझे करेक्ट। सबसे अच्छी बात ये लगी मैम। आप पढ़ रहे हो, जैसे आपने बताया फर्स्ट फॉल ये है, उसके बाद आपने फिर बताया सेकंड ये है, फिर आपने इधर गवर्नेंस लेवल की बात की, अगले सेंटेंस में आपने इंट्रोड्यूस किया एट गवर्नेंस लेवल। तो ये मैम बहुत अच्छी कनेक्टिविटी सेटअप की है मैम आपने बहुत। हाँ, और ये कनेक्टिविटी ना अगर नहीं रहेगी ना स्टूडेंट्स, तो आंसर्स आपके बिखरे रहेंगे। जैसे मैंने ये दिस लगाया है, दिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और मैं बहुत यूज भी करती हूँ इस दिस को। एट गवर्नेंस लेवल सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन शुड बी टेकन अपॉन प्रायोरिटी, दिस शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड। तो ये दिस इससे कनेक्ट हो गया। अंडरस्टूड। अब देखिए और कुछ बताना है। नो मैम। जब ये मैंने ऐसे पढ़ा ना, तो मुझे थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच नहीं लगा। क्यों? अ, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर लिखना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके। क्वेश्चन पूछा, अर्बन फ्लड इज बिकमिंग मोर कॉमन, तो ना मुझे ना बताना चाहिए था,
मतलब मुंबई का, हैदराबाद का, चेन्नई का थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहिए था, जिससे ये वाली चीज है ना जस्टिफाई हो जाए। जैसे मैंने इसको ना एक ही लाइन में बता दिया, विटनेसिंग अ सीरीज ऑफ डिजास्टर अर्बन फ्लड। मतलब जैसे अगर मैं बताती दिल्ली में फ्लड आया, ठीक है, अब दिल्ली में जो फ्लड आया उससे वो क्यों आया था, ठीक है, उसके बारे में एक ही सिटी को लेकर मैं थोड़ा सा उसको इलेबोरेट करती ना, तो ये चीज जो है ना मोर कॉमन, ये जस्टिफाई होती। तो मैंने जब ये ऐसे बाद में पढ़ा, जब मुझे थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया लिखने का, तब मुझे लगा हाँ ये प्रॉब्लम है इसमें। अंडरस्टूड। ऐसे क्वेश्चन या पैराग्राफ क्वेश्चन को जस्टिफाई करना जरूरी है, उसका एक एक वर्ड को जस्टिफाई करना जरूरी है। जैसे ई वेस्ट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम क्या है, अरे इसमें मैनेजमेंट है, यानी सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन में सोल्यूशन पे ज्यादा आपको बात करनी है ना, कि प्रॉब्लम पे। मैंने क्या किया, इसमें प्रॉब्लम पे ज्यादा बात कर ली और सोल्यूशन पे कम बात की। आपको स्टूडेंट्स देखना है कि जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया है वो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है कि सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब प्रॉब्लम पे ज्यादा बात करनी है, सोल्यूशन पे कम। अगर सोल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है तो सोल्यूशन पे ज्यादा बात करनी है, प्रॉब्लम पे कम। ये है हमारा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें सोल्यूशन पे ज्यादा बात करनी है। मेरी आवाज कट रही है क्या? नो मैम। हाँ, तो अजीत आपके में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। अंडरस्टूड। अब देखो ये वाटर क्राइसिस इन इंडिया, ओके। अब ये कौन सा है, ये प्रॉब्लम बेस्ड है, तो मुझे प्रॉब्लम पे ज्यादा बात करनी है और सोल्यूशन पे कम। तो जरा देखते हैं। वाटर सीम्स टू बी मोस्ट रिन्यूएबल ऑफ ऑल अर्थ रिसोर्सेस। तो पहले वाटर क्राइसिस में मैंने इसको संधि विच्छेद किया, तो इन इंडिया को तो छोड़ ही दो ना, इसका क्या मतलब है, वाटर क्राइसिस है। तो मैंने वाटर पे, ये ऐसे मैंने तब लिखा था जब चेन्नई में वाटर क्राइसिस हुआ था, कंपनी स्कूल सब बंद हो गए थे, ये तब का ऐसे है। तो वाटर जो है, मैंने सब पहले वाटर के बारे में लिखा, मैंने वाटर क्राइसिस शुरू नहीं किया, वाटर के बारे में लिखा। वाटर रिन्यूएबल अर्थ रिसोर्सेज फॉल फ्रॉम द स्काई एज रेन, मगर इस साल 2/3 ऑफ कंट्री हैज बीन रिकॉर्डेड ईदर डेफिशिएंट और हाईली डेफिशिएंट रेन, ठीक है। और अनदर डेटा रिलीज्ड वाटर लेवल, ये वो, ये रहा, यहां पर आया है वाटर क्राइसिस, ओके। वाटर क्राइसिस को मैंने जस्टिफाई कर दिया, अच्छे से जस्टिफाई किया है। वाटर क्राइसिस है ये अच्छे से बता दिया मैंने। अब उसके बाद, हर स्टेट इज जॉसलिंग फॉर वाटर। इंदौर, द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑर्डर्ड पुलिस स्क्वाड फॉर वाटर टैंकर, क्योंकि वाटर ही चोरी हो रहे थे इंदौर में। चेन्नई 2019, 12 tech companies were asked employees to work from home because they didn't have water to sustain operation, water crisis। ये प्रॉब्लम बेस्ड है और मैं प्रॉब्लम पे आ रही हूँ। और 2019 2018 में मैंने लिखा था, तो तब तक मुझे एक्सपीरियंस हो गया था लिखने का। बीट महाराष्ट्र में एंटायर डेजर्टेड वाटर, ओके। तो पूरा देखो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, ये अच्छा जस्टिफाई हुआ है। अब उसके बाद अब नीति आयोग ने 2018 में 70% इसने ये सब बताया है, ठीक है। और एक्सट्रीम वाटर डिस्ट्रेस है, अनाउंसमेंट ऑफ न्यू फॉर्म वाटर मिनिस्ट्री जल शक्ति टू रीच पाइप वाटर। देखो अब यहां यहां से मैंने कहीं से सोल्यूशन शुरू किया, फिर यहाँ पे मैंने एक इजराइल का एग्जांपल दे दिया। बहुत अच्छा ऐसे है ये, बहुत अच्छा, ठीक है। पता है कब ऐसे या पैराग्राफ अच्छा होता है, जब आप पूरे क्वेश्चन को जस्टिफाई कर देते हो, और इस ये वाले में प्रॉपर क्वेश्चन को जस्टिफाई किया गया है, ये प्रॉब्लम बेस्ड है, पूरा प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और फिर नीचे में थोड़ा सा सोल्यूशन दे दिया। अंडरस्टूड। ये वाला जो फाइल है आपको मिल जाएगा। इसमें ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फ्रीबीज, रोल ऑफ वुमेन, एक तो ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आप लोग है ना, मैंने ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन नहीं दिया है, तो वो क्वेश्चन आप जरूर से सॉल्व करना, अपने से ही कर लेना, क्योंकि शेड्यूल में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं है, ओके। और अभी इलेक्शन होने वाला है ना, जैसे अभी बिहार का इलेक्शन हुआ था, तो इलेक्शन पे मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। वेस्ट बंगाल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर इलेक्शन आने वाला है वेस्ट बंगाल में।
तो ना मुझे फील होता है कि इलेक्शन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो कम से कम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे तो आप लोग जरूर से अपना एक पैराग्राफ तैयार कर लेना। अब मैं आ रही हूँ 2023 में। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन को अच्छे से चूज करना है, ये है आपका 2023 का एचसीएस का। Uniform Civil Course, The Need and Challenges. Extensive use of artificial intelligence, possible dangers. India as a developed nation, corruption in government places. Measure to, देखो ये वाला रिपीट हुआ है, इसके पहले कहीं पे पब्लिक प्लेसेस आया था, राइट, और अब गवर्नमेंट प्लेसेस आ गया। मेजर टू इरेडिकेट द इविल। अब देखो, सबसे पहले ना क्वेश्चन को अच्छे से समझो। जब भी क्वेश्चन लंबा होता है, ज्यादा वर्ड्स होते हैं, तो उसमें ट्रैप होने का बहुत चांसेस होता है। ओके। तो क्वेश्चन का एक एक वर्ड को समझो। एक तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, फिर उसमें है नीड और चैलेंजेस। इसमें एक्सटेंसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक्सटेंसिव यानी एआई का बहुत यूज होना, क्या डेंजर है। ओके। इसमें भी तीन इंपॉर्टेंट है। इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, इंडिया को अभी तो डेवलपिंग है, तो डेवलप्ड। करप्शन है गवर्नमेंट प्लेसेस में, मेजर टू इरेडिकेट द इविल। अब हम लोग एक एक करके करते हैं, मगर आप लोगों को बहुत वाइजली चूज करना है। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आते हैं। शुरुआत कैसे करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन से कर देंगे मैम। कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आर्टिकल बोलोगे 44 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? के आर्टिकल 44 में गिवन है ये। आर्टिकल 44, अच्छा, और ठीक है, उसको उससे शुरू करो। शुरू करके आप सीधे यूसीसी में आ जाओ। ओके, देखो फुटनोट तैयार कर रही है, इसको कहते हैं ड्राफ्ट तैयार करना। सीधे मत बैठ जाना ऐसे लिखने। ओके, या पैराग्राफ लिखने। अब आप यूसीसी पे आ गए। ओके। फिर यूसीसी और इन्हें एक डेफिनेशनल अप्रोच से बचना। यूनिफॉर्म सिविल कोड मींस, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिफाइंड एज, यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स टू, ये डेफिनेशनल अप्रोच से बचना। ओके। ओके मैम। हाँ, अब उसके बाद यूसीसी में आ जाना। अब यूसीसी के बारे में आपको बताना है, तो आप क्या बताओगे, ये बताओ। सबसे पहला, कि ये कैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट है उससे, क्रिमिनल कोड से, कि क्या मतलब अगर मतलब यूनिफॉर्मिटी आती है तो क्या इम्पेक्ट होगा उसका, ये बता सकते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको बेसिक चीज नहीं बताना पड़ेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, बेसिक चीज। देखो मैं बताऊं, अच्छा कोई और बताए, मैं बता तो दूंगी मगर कोई और, सुभाष के अलावा। हम लोगों का ना वर्ड्स बच जाएंगे अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं शुरू करके, अगर सपोज हम लोग इस तरह से शुरू करते हैं कि इंडिया में, इंडिया से शुरू करते हैं। इंडिया में अ, कई मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री है, मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी रिलीजियस, मल्टी कास्ट, है ना, सारे। तो इंडिया हाउस मेनी नंबर ऑफ रिलीजन, ये सब लिख देंगे, हाँ। और एवरी रिलीजन हैज गॉट देयर पर्सनल लॉज। तो सबसे क्यों ना पहले हम पर्सनल लॉज से ही शुरू कर दें। और ये पर्सनल लॉज जो है, वो ही डिफाइन करता है मतलब मैरिजेस, इनहेरिटेंस, तलाक, अडॉप्शन, सक्सेशन, सारा पर्सनल लॉज करता है। ओके। ठीक है ना, यहां से अगर हम शुरू, अभी भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं आए तो अच्छी बात है ना। पर्सनल लॉस के बारे में बता दिए, बीच में बताने की जरूरत ही नहीं है। ओके। फिर पर्सनल लॉस के बारे में आपको कहीं बताने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू करोगे ना, आपके वर्ड्स यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। तो पर्सनल लॉ से शुरू करो। उसके बाद अब बताओ यूनिफॉर्म सिविल कोड में कैसे आओगे, पर्सनल लॉ से शुरू कर दिया, अब बताओ। अब इन सब जैसे डाइवर्स कंट्री है तो इस यूसीसी एक चीज इकट्ठा कर देगा इन सबको। हाँ, तो ये जो पर्सनल लॉज है, तो हर एक रिलीजन के लिए डिफरेंट है। मगर अब, अरे तो पर्सनल लॉ का खामी बताओगे ना, पर्सनल लॉज का खामी बताओगे ना, कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, लूप होल्स क्या है पर्सनल लॉ में।
मैम ये ज्यादा जैसे यूसीसी फिर ज्यादा देर बाद डिफाइंड नहीं होगा, तो एग्जामिनर हाँ सोचेगा ये तो मगर पर्सनल लॉ वही के सुनो बारे में ना, बताने में। देखो मैं बताऊं, ये सही कह रहे हो, मगर एक लाइन में पर्सनल लॉ दे दो, एक लाइन में लूप होल्स बता दो, सिर्फ एक लाइन में बता दो, एक लाइन में इक्वालिटी नहीं है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है, ओके, एक लाइन में बताओ। और तुरंत इसका एक सोल्यूशन है यूसीसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्ट्रेस किया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि भाई यूसीसी को इम्प्लीमेंट करो, ओके, फाइन। फिर उसके बाद आप आओ, यूसीसी को अ, दो स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है, कौन कौन से स्टेट ने? तो उत्तराखंड ने करा है मैम। और गोवा, गोवा बहुत पहले गोवा। इम्प्लीमेंट गोवा था, में, यस हाँ मैम। बहुत यस। पहले, उसका तो खैर। उत्तराखंड, ओके। अब हम आते हैं, ये सारा आपको तीन चार लाइन में खत्म कर देना है, क्योंकि क्वेश्चन इस पे है, आपको सिर्फ इसी के बारे में बात करना है, नीड्स एंड चैलेंजेस, ओके। फिर आप यूनिफॉर्म सिविल लॉ क्यों जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों जरूरी है वो बता दो, इक्वालिटी के लिए, जेंडर न्यूट्रल रिफॉर्म्स के लिए, ओके। वो भी आपको दो ही बताना पड़ेगा, ज्यादा कितना बताओगे, तीन बताओगे और क्या। फिर चैलेंजेस, इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंज हो सकता है, बता सकते हो? यूपीएससी में दो वही बार जो क्वेश्चन आपने पूछता बताया है। कि मैं पर्सनल लॉज हैं वो नहीं मानेंगे मैम, कई जैसे मैरिज का एक कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स में अलग अलग होता है। तो इससे रिलीजियस इंटरफेरेंस इसको मान सकते हैं, यस मैम। ओके। और इसका मतलब रिलीजियस फ्रीडम, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो जाएगा, ओके, ये बोल सकते हैं। तो और इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत है, सिर्फ रिलीजन की डाइवर्सिटी नहीं है, मतलब आप ये सोचो कि ट्राइबल्स लोगों के भी अपने पर्सनल लॉज हैं, कहाँ तक इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। डाइवर्सिटी और वास्टनेस बहुत ज्यादा है, उसी की वजह से इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा मुश्किल है, बस, ओके। ओके मैम। अच्छा अब मुझे ना इसका बताओ, यूज मैम ऑफ एक आर्ट। डाउट है, हम्म, अब इसमें अपनी तरफ से कुछ बताना भी, अपने ओपिनियन देनी है इसमें? बिल्कुल कंक्लूजन में दोगे, ओके। देना है, और मगर याद रखना, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी सेक्युलर, एंटी कुछ नहीं होना चाहिए, एंटी नेशनैलिटी नहीं होना चाहिए, ओके। ओके मैम। देखिए मैं तो, जैसे यूपीएससी तो सेंट्रल एजेंसी है ना, तो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ जो भी रूलिंग पार्टी है ना, उसके अगेंस्ट मत बोलना। ये यूसीसी तो बीजेपी तो चाहता है ना, बहुत टाइम से, ऐसा नहीं अभी मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से नहीं, बहुत पहले से, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना लाने की कोशिश करा, और सिर्फ बीजेपी, ओके। तो ये अभी इतना आपको अगर लग रहा है कि ये अभी नया नया है, तो नया नया नहीं है, 2014 वाला नहीं, उसके पहले का है। तो ना यूसीसी के अगेंस्ट, अब हरियाणा का मुझे नहीं पता है, मगर यूसीसी के अगेंस्ट नहीं बोलो तो अच्छा है, मगर हाँ आपको अ, एक ऐसा स्टैंड देना है जो कि लॉजिकल हो, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, तो ये लॉजिकल है, ओके। अगर हम यस मैम। जेंडर न्यूट्रलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत अच्छा है यूसीसी, मुस्लिम वुमन को ट्रिपल तलाक नहीं फेस करना पड़ेगा, आज हिंदू वुमेन को नहीं फेस करना पड़ता है ट्रिपल तलाक, कम से कम। शोषण तो हर रिलीजन में हो रहा है, वुमेन का शोषण तो होता ही है, आजकल तो लड़कों का भी शोषण होता है, मतलब शोषण तो, मतलब उसमें तो कुछ बायस नहीं है, लड़कियां भी शोषण कर रही है लड़कों का, लड़के भी कर रहे हैं, तो दोनों ही तरफ से हो रहा है। मगर कम से कम ये जो ट्रिपल तलाक, तीन बार तलाक बोल के, वो वाला तो नई कॉन्सेप्ट है ना हिंदू सोसाइटी में, गॉट इट। तो जेंडर न्यूट्रलिटी रिफॉर्म्स होगा, जो विमेन फेसिंग ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग हिंदू या बीइंग मुस्लिम, वो चीज, वो डिमार्केशन हट जाएगा, ओके, ओके। यस और मैम। लास्ट में अपना दे देना, अब जैसे एक्सटेंसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कैसे शुरू करोगे? हम्म,
एक्सटेंसिव यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉसिबल डेंजर्स। पॉसिबल डेंजर्स ये इसके बारे में सबसे ज्यादा बात करनी है आपको। ओके, तो सबसे पहले किसके बारे में बात करोगे? ग्लोबलाइजेशन के बारे में बता देंगे मैम, कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में उसकी बताओगे, फिर ग्लोबलाइजेशन को फिर टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करोगे, फिर टेक्नोलॉजी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करोगे, बहुत लंबा हो जाएगा भाई। ओके। है ना, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन बोला, कॉन्स्टिट्यूशन को फिर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा आगे लॉस से, तो बहुत मुश्किल, बहुत लंबा हो जाएगा। है सही मगर लंबा हो जाएगा, और इतने वर्ड्स नहीं है। इसको सॉल्यूशन में डाल दो मैम, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले को, ये अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, करेक्ट। मगर यहाँ पे बताओ किससे शुरू करोगे? सीधे टेक्नोलॉजी से शुरू कर लो, क्या दिक्कत है? ओके मैम। ठीक है, अगर हमारे पास बहुत वर्ड्स होते ना तब तो हम शुरू करते हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजी ना, पहले डिस्टेंस को कवर करने के लिए पहले घोड़ा गाड़ी था, अब तो गाड़ी गाड़ी मोटर गाड़ी हो गया है ना। इससे हम लोग शुरू कर सकते थे। कम्युनिकेशन के लिए पहले फोन था, फिर मोबाइल हो गया, राइट। तो मगर इतना वर्ड्स नहीं है, तो सीधे टेक्नोलॉजी से लिखो कि टेक्नोलॉजी हैज मेड आवर लाइफ कंफर्टेबल, हैसल फ्री। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। अब देखना एकदम ध्यान से कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन में है पॉसिबल डेंजर। इसका साफ मतलब है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आई मीन टेक्नोलॉजी से शुरू करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दो तीन चीज बताकर, दो चीज बता दो, दो फायदा बता दो, एडवांटेज बता के पूरा फिर डेंजर डेंजर बताना है। और फिर जैसे अगर प्रॉब्लम वाला बताए, प्रॉब्लम है ना, तो फिर उसका सोल्यूशन भी बताना है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, उसका आने का भी चांसेस है। ओके, ओके मैम। फाइन। और इस पे ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप लोग है ना, एक बार ना गूगल सर्च करना बहुत जरूरी है इसके लिए। क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ताकि एथिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाए, उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है, और कर रहा है इंडिया। ठीक है, एआई मिशन करके, तो इसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए। ओके, हालांकि मेरे वाले में होगा कंटेंट, मगर अपने से बात सर्च कर लेना। अच्छा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो मैं ये लास्ट बात करी, इंडिया एज अ डेवलप्ड नेशन। अब बताओ कहाँ से शुरू करोगे? इवोल्यूशन से मैम। कहाँ से? कैसे मतलब इवोल्व हुआ है इंडिया। बाप रे, हिस्ट्री से शुरू करोगे यस मैम। तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो मैम, रही है। प्रेजेंट स्टेटस से स्टार्ट कर सकते हैं कि अभी डेवलपिंग है और इंडिया का आगे एम है कि करेक्ट, रिगार्डिंग अगर आप लोग है 2000। ना, देखो डेवलप्ड है क्वेश्चन, तो आपको तुरंत डेवलप पे पहुंचना है। मगर अगर आप हिस्ट्री से शुरू करोगे ना, प्रॉब्लम क्या है, इंडिया वॉज कॉल्ड एज गोल्डन बर्ड, तो वो तो बहुत ही ज्यादा समृद्ध देश हुआ करता था इंडिया। तो फिर बहुत मुश्किल आज हो जाएगी डेवलप तक पहुंचते पहुंचते, बहुत शब्दों से गुजरना पड़ेगा, बहुत कंटेंट से गुजरना। तो क्यों ना हम प्रेजेंट जो स्टेट है उसके बारे में बात करें। मैम। ठीक है, इंडिया का जो एम है पता है, पहले प्रेजेंट स्टेट बात करते हैं कि प्रेजेंट में इंडिया का जीडीपी कहाँ है, इंडिया रैंक कहाँ करता है अभी। ठीक है, अभी रैंक कहाँ कर रहा है इंडिया, ये बता दो। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखनी है कि इंडिया एस्पायर कर रहा है कि 2047 तक डिवेलप्ड बन जाए। ओके, ठीक है। अब डेवलप बनने के लिए इंडिया को क्या क्या करना चाहिए, अब आपको बताना है। बताओ क्या करना चाहिए इंडिया को? कैसे हम बोल सकते हैं कोई भी नेशन डेवलप्ड है, कैसे बोल सकते हैं? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यानी हर हर पर्सन की इनकम हाई होनी चाहिए, ये होगी पर कैपिटा इनकम। फिर एक और पैरामीटर है, एजुकेशन मैम। एजुकेशन। एक और पैरामीटर है, हेल्थ। 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 जीरो एक्चुअली पॉवर्टी। आ पॉवर्टी में अभी मत आओ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आ सकते हो मगर है ना, वो डेवलप्ड नेशन का पैरामीटर है टू इराडिकेट पॉवर्टी, मगर फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, कितना बोलोगे उसमें। वो एकदम बहुत बड़ा टर्म है, ब्रॉड टर्म है। अ, अगर गुड गवर्नेंस बोल दे तो
गुड गवर्नेंस, करप्शन फ्री गवर्नेंस। ओके, एक्चुअली यही है, ये चार पैरामीटर्स है कोई भी नेशन को डेवलप बोलने के लिए। फाइन। तो आप लोगों को इसके बारे में एकदम थोड़ा थोड़ा बात करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? डेवलप नेशन के लिए ना, बनने के लिए ना, इंडिया को ना अपना ग्लोबल इमेज को भी सुधारना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान का तो ग्लोबल इमेज डस्टबिन में जा चुका है। ओके, पाकिस्तानी कभी कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो उनको विद सस्पिशियसली देखा जाता है ना। इंडिया का इतना नहीं गिरा है, मगर इंडिया का ग्लोबल इमेज जरूर गिरा है। बताओ क्यों? एक डेवलप नेशन के लिए ग्लोबल इमेज को तो इनहेंस होना चाहिए ना। क्यों गिरा है इंडिया का ग्लोबल इमेज, बता सकते हो? लैक ऑफ कॉमन सिविक सेंस। लैक सिविक सेंस नहीं, ये तो पर्सपेक्टिव पे है। हम लोग करप्शन। हाथ से खाना खाते हैं तो उन लोग को लगता है हमारे में सिविक सेंस नहीं है, हटाओ। ये नहीं, ये पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। हाँ, करप्शन एक तो मैम। करप्शन है, करप्शन है एक है ना। बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एक तो टेररिज्म, जो इंडिया इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, पहली चीज। दूसरी चीज, इंडिया में बहुत राइट्स हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग। ठीक है। और तीसरी चीज करप्शन। ये तीनों चीज की वजह से इंडिया डेवलप नेशन नहीं बन सकता है। क्योंकि अगर ये तीन होगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होंगे क्योंकि नहीं। इंडिया का मैम प्रॉपर स्टैंड भी नहीं है किसी चीज को लेके, हर जगह डिप्लोमेटिक यूज करते हैं मैम। हाँ, डिप्लोमेसी तो यूज करना पड़ेगा, मगर फिर भी ऐसा हम नहीं बोल सकते इंडिया स्टैंड नहीं लिया है। यूएसए के अगेंस्ट तो इंडिया स्टैंड लिया ही है, रशिया के फेवर में इंडिया स्टैंड लिया है। वो तो मैम दिसंबर तक वापस वो कम कर रहा है बाय रशियन ऑयल, तो ये इंडिया का स्टैंड मतलब जो प्रॉपर स्टैंड है मैम वही नहीं ले रहा ना किसी चीज को लेके। अभी ना, जैसे मुझे एक एग्जांपल दो, कहाँ नहीं स्टैंड ले रहा है? मैम जैसे यूक्रेन रशिया की बात है, हाँ, ऐसे अमेरिका सीधा बोल रहा है कि भाई मैं यूक्रेन का साथ दे रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज है मैं यूक्रेन का कर रहा हूँ। तो इंडिया दोनों तरफ से खेल रहा है, जेलेंस्की को भी बोल रहा है कि ये मत कर, और वहां से रशियन ऑयल खरीद रहा है, तो देखो, हर वो जगह तो घूम उसको रहा है। देखो, ये प्रॉब्लम है ना इंडिया के साथ, समझो। जैसे ये तो चाइना है मैम, वो डेवलपिंग है लेकिन अपने आप को शो कर रहा है कि मैं कुछ हूँ, तो वो अपना स्टैंड तो ले रहा है ना। इंडिया बिना तांबे का लोटा है मैम, वहां पे हाँ, मारो वहां पे चला जाता है। नहीं नहीं, देखो चाइना से तो हम कंपेयर कर नहीं सकते, ठीक है? चाइना है ना, बहुत आगे निकल चुका है। डिफेंस में ले लो, जीडीपी में ले लो, हर चीज में चाइना निकल चुका है। और चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है? चाइना के साथ प्रॉब्लम नहीं है, चाइना है ना इंडिया को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ओके, चाइना इंडिया को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, चाइना इंडिया को घेर रहा है। साउथ जो इंडियन ओशन है ना, वहां से घेर रहा है, गुजरात की तरफ से घेर रहा है, ऊपर कश्मीर की तरफ से घेर रहा है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ से घेर रहा है। इंडिया पूरा, चाइना पूरा घेर रहा है इंडिया को, मतलब समझ रहे हैं? और प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया का डिफेंस सिस्टम चाइना के सामने अभी अ, वैसा नहीं है। ओके, रही बात रशिया यूक्रेन की, इंडिया रशिया के अगेंस्ट नहीं बोल सकता है। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ, रशिया है ना, मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैम वो बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन फिर हमें एक प्रॉपर स्टैंड तो लो, रशिया का साथ दो, फिर रशिया को सपोर्ट करो। रशिया को तो सपोर्ट कर रहा है, जो सैंक्शन को तो नहीं मैं वो बाईपास कर दिया यूक्रेन को ना। ही बोल रहा है, यूक्रेन में अपना केरोसिन वगैरह जा रहा है सब कुछ। देखो, यूएसए का सैंक्शन, यूएसए पर, आई मीन रशिया पे जो सैंक्शन लगाया था इंडिया ने तो बाईपास कर दिया है ना, तो वो तो एक तरीके से अच्छा खासा वो बता ही रहा है कि हम इस सैंक्शन को नहीं मान रहे हैं। ओके, तो कर देखो, यही बात यूक्रेन और रशिया की, तो इंडिया है ना, इसमें कुछ कर नहीं सकता है, वो सपोर्ट नहीं कर सकता है पूरी तरीके से, है ना? तो वही ना मैम, डेवलप नेशन तो करता है ना, तो बात तो वही हो रही है ना कि इंडिया डेवलप डेवलप ने बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ चलो, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, सही बात है। अगर आप स्ट्रांग हो, अगर आप डेवलप्ड नेशन हो, सेल्फ रिलायंट हो, तो आप अपना, आप पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं मैम, कर रख सकते स्टैंड हैं, ले सकते हैं। स्ट्रांगली रख सकते हैं, फर्मली रख सकते हैं। ओके फाइन। अच्छा, अब सुनो स्टूडेंट्स, देखो, एक चीज ध्यान रखना, आपको 200 वर्ड्स में आपको ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है।
ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए ऐसे क्वेश्चन का एक एक कीवर्ड को समझना होगा। और आपको, मुझे इसके बारे में बताना है, मुझे इसके बारे में बताना है। अब जब नीड्स है, चैलेंजेस है, तो मुझे थोड़ा सा सोल्यूशन बताना है। ओके, सोल्यूशन 2-3 लाइन का इनके बारे में। तो आप लोग डेविएट बिल्कुल मत होना, क्योंकि आपके पास वर्ड्स नहीं है। एकदम टाइट कंटेंट रखना पड़ेगा आपको। अगर कहीं लूज एंड छोड़ दोगे ना, तो फिर आपका ऐसे क्वेश्चन वोंट फेच मार्क्स। ओके। वैसे अगर इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन है, आपके पास कितना कुछ है बोलने के लिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट वाला है ना, उसमें आपको ये स्टैब्लिश करना है कि इंडिया डेवलपिंग है। 2-3 लाइन में स्टैब्लिश करो, क्योंकि ज्यादा आपको पॉइंट डेवलप पे लिखने हैं। और इतना सारा कंटेंट दोगे तो मुश्किल हो जाएगी। ओके। तो सबको ना टच एंड गो, मगर एक दूसरे से कनेक्टिविटी भी रखोगे। फाइन। फिर लास्ट में आप ग्लोबल इमेज के बारे में बात कर लो। ओके। ये जो टेररिज्म है, राइट्स है, मॉब लिंचिंग है, करप्शन है, उससे इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ओके। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी। अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं आप लोग कैसे लिखते हो। और फिर जितना लिखोगे गलतियां होंगी, उतना आपका सुधार होगा। ओके। एनीथिंग एल्स? नो मैम। ठीक है। अच्छा, मैंने ना ऑर्डर का